डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल केवी फिजिक्स 11। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के ग्रेविटेशनल चैप्टर से नीट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये हमारा ग्रेविटेशन का पार्ट बी है, जिसमें कि हम 2022 से लगा करके लास्ट ईयर 2025 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि 2022 का क्वेश्चन है। यहां पर है कि ए बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंसेस ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज। 4 ऑप्शन गिवन है। हमें इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड पता करना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जिस पर कि ये 60 ग्राम की बॉडी जो है वो 3 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। As per the definition and formula of the gravitational field intensity, हमें मालूम है कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पता करनी है तो हमें पता करना पड़ता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो यहां पर 60 ग्राम का मास जो 3 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हमें यहां पर इंटेंसिटी पता करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा यदि यूनिट मास वहां पर रखा जाए तो कितना फोर्स उस पर लगेगा, वही उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास, यानी फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स 3 न्यूटन लग रहा है, 60 ग्राम का मास 3 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो यूनिट मास यहां पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस मास को केजी में कन्वर्ट करके डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है 300/6, तो आ जा गया है 50 न्यूटन पर केजी। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पता लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी 2022 का ही है और देखा जाए तो ये क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस का ही है। इसमें लिस्ट बी में डायमेंशनल फार्मूला दिए गए हैं और ये जो लिस्ट 1 में जो क्वांटिटी दी गई हैं ये सभी क्वांटिटी जो है ग्रेविटेशनल से रिलेटेड है। तो इसलिए ये देखा जाए दोनों चैप्टर का फार्मूला जो है क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिस्ट 1 में जो क्वांटिटी दी गई हैं वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कैपिटल जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कोई भी हो उसका फार्मूला एक ही होता है, डायमेंशनल फार्मूला। तो चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, सभी एनर्जीज के जो डायमेंशनल फार्मूला होते हैं वो सेम होते हैं, है ना। और वो होता है mL2T-2, यानी जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला है वही सभी एनर्जीज का डायमेंशनल फार्मूला है, जो कि हमारा 4th में दिया गया है ना। अब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो फार्मूला निकल करके आता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है gm/r²। और एक्सेलरेशन भी कोई भी हो, है ना, कैसा भी कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स लगा करके एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है या उस पर किसी तरह से फोर्स लग रहा है जिससे कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो सभी एक्सेलरेशन के डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग डायमेंशनल फार्मूला सेम होंगे, जो कि LT-2 होता है। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का ये फार्मूला हो गया। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखिएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F इज इक्वल टू G(m1m2)/r²। तो G इज इक्वल टू हो गया F(r²)/m1m2, फोर्स mLT-2, r² मतलब L², और ये हो गया m²। सॉल्व करें तो आ जाता है m⁻⁻1 आ जाएगा, L⁻³ आ जाएगी और T⁻²। ये फार्मूला हो गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का सेकंड वाला, है ना। तो बाकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का बच गया, जो कि फर्स्ट हो गया फिर तो। और नहीं तो हमें कैपिटल जी का फार्मूला मालूम ही हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला होता है -gm/r। तो इससे निकाल लीजिए, कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल चुके हैं और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसका डायमेंशनल फार्मूला ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। तो इस तरह से देख लीजिए कि ए वाले का थर्ड से मैच होना चाहिए।
तो ए वाला जो है थर्ड से 3 जगह मैच है, तो इसका मतलब इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। फिर उसके बाद बी वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फोर्थ से होना चाहिए, तो बी वाला जो है फोर्थ से इन दोनों ऑप्शन में थर्ड और फोर्थ में करेक्ट है ना, मैच है। बी वाला फोर्थ से, बी वाला फोर्थ से। अब सी वाला देखना पड़ेगा, इसका मतलब सी वाला जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो फर्स्ट से मैच है, तो सी वाला फर्स्ट से मैच जो हो रहा है वो थर्ड वाले में ही हो रहा है, क्योंकि फोर्थ वाले ऑप्शन में तो सी वाला थर्ड से मैच है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 तो है जो कि 2023 का है। यहां पर क्या है कि टू बॉडीज ऑफ मास m and 9m आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r. The gravitational potential on the line joining the body is where the gravitational field equal to 0. यानी हमें इन दोनों मासेस के बीच में कोई पॉइंट है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है ड्यू टू दीज टू मासेस, और उसी पॉइंट पर जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है हमें इन दोनों मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की नेट वैल्यू पता करनी है। तो पहले तो हम ये पता करें कि इन दोनों मासेस के बीच में किस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। तो यहां पर एक मास हमारा m है, दूसरा मास 9m है, बीच का गैप जो है वो r है, और मान लेते हैं ये कोई पॉइंट p है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दीज टू मासेस 0 होगी, और वो p पॉइंट पहले वाले मास से x डिस्टेंस पे है, तो इधर वाले मास से r माइनस x डिस्टेंस पे हो जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला लगाएं और दोनों को इक्वल कर लें, जिससे हमें क्या पता लग जाएगा, x की वैल्यू पता लग जाएगी। जब x की वैल्यू पता लग जाएगी तो फिर हम आसानी से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला अप्लाई करके नेट पोटेंशियल p पॉइंट पर पता कर लेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास m पता करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास m एट पॉइंट p, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा g स्मॉल m, क्योंकि m अपॉन डिस्टेंस है ना, x स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, I का होता है gm अपॉन x स्क्वायर, है ना, या कहें r स्क्वायर, डिस्टेंस कोई भी हो सकती है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया और इंटेंसिटी पता लग गई। अच्छा ठीक है, अब इसी तरह से ड्यू टू सेकेंड मास जो 9m है, ड्यू टू मास 9m I2 इज इक्वल टू हो जाएगी gm इंटू 9m अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों I1 I2 को इक्वेट कर दें, क्योंकि नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड न कि पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो p पॉइंट पे 0 कही जा रही है। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास m और 9m जो होंगी वो इक्वल और अपोजिट होंगी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर हम I1 इज इक्वल टू I2 करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही दिया गया है। तो I1 था g स्मॉल m है, gm अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया g इंटू 9m अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मास से मास, g से g कट गया। अब यहाँ पर हमें जो रिजल्ट आ रहा है वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 9 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन r माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इज इक्वल टू हो गया r माइनस एक्स, तो 4x इज इक्वल टू r। तो इससे हमें पता लग रहा है कि r इज इक्वल टू हो गया, सॉरी x इज इक्वल टू हो जाएगा r अपॉन 4। तो लीजिए x की वैल्यू पता लग गई है कि स्मॉल m मास से p पॉइंट x बाई वो r बाई 4 डिस्टेंस पे, इसकी वैल्यू आई r बाई 4, और यहाँ पर r माइनस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बाई 4, ये वाली डिस्टेंस 3x बाई 4 हो जाएगी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लेते हैं एट पॉइंट P। तो नेट
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला होता है -gm अपॉन r, डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमें मालूम ही है, P पॉइंट की मास m से और 9m से डिस्टेंस मालूम है। तो इस तरह से नेट पोटेंशियल V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2, मास m की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल और 9m मास की वजह से P पर पोटेंशियल। ये वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, तो इस तरह से एल्जेब्रिकली हम इसको ऐड कर देंगे। तो V1 की वैल्यू जो है हो जाएगी -g, मास क्या है स्मॉल m है, अपान डिस्टेंस क्या है r/4 है ना, प्लस ये माइनस का साइन है क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव होता है g, और मास यहाँ पर क्या है 9m है, अपान r की वैल्यू क्या है 3x/4 है, सॉरी ये 3r/4 है न कि 3x। जब r-x हमने किया, r-x किया तो r-r/4, तो इस तरह से ये हो गई 3r/4। तो ये डिस्टेंस जो आ रही है 3r/4 आ रही है, 3r/4। तो ये देखिए कट कर दीजिए, 3 3 जा 9, तो और ये भी 4 ऊपर चला जाएगा, तो -4gm अपॉन r, और ये देखिए जब 4 ऊपर जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 12gm/r। तो इन दोनों को ऐड कर दें तो आ जाएगा -16gm/r। ये नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया पॉइंट P पर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और देखिए इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विद टाइम पीरियड जो दिया गया T है। इफ D इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ एंड कैपिटल G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो दिया गया है, द क्वांटिटी 3 पाई अपॉन GD रिप्रेजेंट्स, यानी ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 4 ऑप्शन गिवन है ना। तो यहाँ पर जैसा कि पता लग रहा है कि जो सैटेलाइट है वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का टाइम पीरियड के साथ कुछ रिलेशन निश्चित रूप से होता है ना। वही रिलेशन हमें लगाना पड़ेगा, और ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ पर डेंसिटी के टर्म्स में होनी चाहिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला होता है VO इक्वल होता है √gm/r, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो अब यहां पर मास जो है वो हमें डेंसिटी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो V0 को पहले थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, V0 इक्वल हो जाएगा √g, r हम r ही रहने देते हैं, और मास को क्या लिख सकते हैं, देखिए डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है ना, डेंसिटी के टर्म में रिलेशन आ रहा है। तो ये हो जाएगा, चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वॉल्यूम लिख दीजिए स्फीयर का 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी, तो ये कट गया, r² आ गया। मतलब हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला आ गया है, देखिएगा 4/3 g पाई r²d, ये फार्मूला आ गया है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। इसी फार्मूले को यूज करके हम टाइम पीरियड में और ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन निकालें, है ना, ये वाला फार्मूला है, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, देखिए टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं किसी भी सैटेलाइट का, वो होता है कि T इक्वल टू होता है ऑर्बिट की जो सरकमफ्रेंस होती है, और उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी से डिवाइड कर दें, तो T इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r अपॉन ये √4/3 g पाई r² इंटू d। देखिए यहां पर कहीं भी केवल एक जगह रूट आ रहा है, तो टाइम पीरियड और रूट के साथ ऐसा कोई रिलेशन इस समय आया नहीं हमारा, इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। तो इस क्या करें, हम स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, तो क्या मिलेगा हमें, देखिएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपान 4/3 पाई जी आर स्क्वायर डी, ये मिलेगा। तो 4 से 4 कट गया, पाई से इसका स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो देखिएगा ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3 पाई अपान जी डी, ये, और यही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 3 पाई अपान जी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2024 का है, यह है कि द मास ऑफ ए प्लेनेट इज 1/10 दैट ऑफ द अर्थ and diameter is half of that of the earth. Acceleration due to gravity on the planet. उस प्लेनेट पर हमें acceleration due to gravity पता करनी है जिसका कि मास जो है अर्थ के मास का 1/10 हो और रेडियस जो है वो हाफ हो अर्थ की। पता कर लेते हैं, देखिएगा फार्मूला acceleration due to gravity g इज इक्वल टू क्या होता है, g m/r², है ना। उस प्लेनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीपी पता करते हैं, तो वो जी तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, मास जो है कितना है 1/10 है, अर्थ के मास का 1/10 है, तो 10 ये नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, आर जो है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी r/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये प्लेनेट का जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो g/10 इंटू r²/4, है ना, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4gm/10 r², कैंसिल कर दीजिए 2 और 5, या कहें ये इससे इसको डिवाइड कर देते तो ज़्यादा बेटर रहता। देखिए 0.4 gm/r², gm/r² क्या है, g के इक्वल है, तो ये हो गया 0.4 g, यानी प्लेनेट के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ की है उसका 0.4 टाइम्स है। बस जी की वैल्यू रखिए और पता कर लीजिए, तो जीपी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 इंटू 9.8, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है नीट 2024 का, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास M एंड रेडियस r इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट द एल्टीट्यूड 2r। मतलब अर्थ के सरफेस से 2r हाइट पर हमें एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है, तो उसको कितनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो जब कोई सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पर होगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ही होगी, साथ में अब उसको सर्टेन वेलोसिटी प्रोवाइड कराई जाएगी लॉन्च करने के लिए, उस ऑर्बिट में भेजने के लिए। तो इसका मतलब लॉन्च करते समय काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक। अब वो जब अपने ऑर्बिट में पहुंचेगा 2r एल्टीट्यूड पर, यानी सेंटर से उसकी हाइट हो जाएगी r+2r यानी 3r, इतनी हाइट पर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी फिर से होगी, और काइनेटिक एनर्जी होगी एज पर द ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहा होगा, उसमें वेलोसिटी भी होगी उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो इस तरह से हम देखा जाए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं यहाँ पर, तो के यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस प्लस काइनेटिक एनर्जी एट अर्थ सरफेस इज इक्वल टू हो जाएगा P इन ऑर्बिट। ऑर्बिट में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ऑर्बिट में, वो हमें मालूम होनी चाहिए। अब यही हमें पता करना है कि कितनी, उसको लिखा ना व्हाट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ये एनर्जी हमें पता करनी है ना, ये वाली। तो इसको हम ई लिख लेते हैं और पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के सरफेस का फार्मूला लगाते हैं, -gm/r, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। इसको हमने ई लिख लिया जो कि हमें पता करनी है। पोटेंशियल एनर्जी इन द ऑर्बिट, तो वो कितनी हाइट पर होगा सेंटर के
रिस्पेक्ट में टू आर उसका जो है एल्टीट्यूड है, आर उसमें और ऐड हो जाएगा तो 3r हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस GM/3r, है ना। और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ m इंटू v ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का, माइनस GM/3r प्लस 1/2m इंटू v ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है अंडर रूट GM/r, है ना। तो अंडर रूट r की वैल्यू यहां पर 3r के इक्वल होगी GM/3r। तो इसका स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा GM/3r। ये रिलेशन आया। अब E इसको उधर भेज दें, E की वैल्यू पता कर लें, है ना। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए E इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस GM/3r और प्लस ये देखिएगा कितना हो जा रहा है, ये भी हो गया GM/6r, 3 to 6r, और एक ये वाला टर्म उधर पहुंच जाएगा प्लस होकर के ये हो गया GM/r। ये बस इनको सॉल्व कर लें तो वैल्यू पता लग जाएगी। तो एलसीएम आ जाएगा 6r, तो -2GMM प्लस GMM प्लस 6GMM। 6 और 1 7 में से 2 चला जाएगा, तो माइनस का 5GMM/6r। ये एनर्जी ये प्लस में आएगी। देखिए ये पॉजिटिव नंबर है, 6 प्लस 1 7 GMM, और ये माइनस का है, तो 6 में से नहीं सॉरी 7 में से 6 प्लस 1 7 में से 2 गया 5 पॉजिटिव आएगा, 5G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 6r। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है हमारा जो कि लास्ट ईयर 2025 का है। क्या है, द रेडियस ऑफ मार्टियन ऑर्बिट अराउंड द सन इज अबाउट 4 times द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द मरकरी। द मार्टियन ईयर इज 687 अर्थ डेज। देन द व्हाट इज द which of the following is the length of the 1 year on the mercury। तो 4 ऑप्शन गिवन है यहाँ पर। तो हमें मालूम है कि टाइम स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, ये प्लस लॉ से मालूम है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस टू द पावर 3। ये रिलेशन है ना, टाइम पीरियड और उसकी हाइट में, डिस्टेंस में। तो इसका मतलब ये हुआ T1/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा R1/R2 का क्यूब। इसमें हम अप्लाई कर दें तो T मार्टियन MR लिख देते हैं, और यहां पर T मरकरी लिख देते हैं, MR लिख देते हैं, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा R मार्टिन और टीएन और आर मरकरी, है ना, का पावर 3 कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो कंडीशन गिवन है अप्लाई कर दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, तो रिजल्ट पता लग जाएगा। तो यहां पर टी मार्टियन अपॉन टी मरकरी स्क्वायर इज इक्वल टू है, रेडियस दिया गया है क्या, द रेडियस ऑफ मार्टियन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 4 times दैट ऑफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मरकरी। यानी मरकरी की जो रेडियस है उसका 4 times है इसकी। तो 4r लिख देते हैं, इसको r लिख लेते हैं और पावर 3 लगा देते हैं। सॉल्व करिए और हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ द 1 year ऑफ मरकरी। मरकरी का हमें टी पता करना है, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करा तो r कट गया, तो टी मार्टियन अपॉन टी मरकरी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, ये 4 to the power 3 यानी 64 हो गया। तो सॉल्व करें तो ये हो जाएगा टी मार्टियन अपॉन टी मरकरी इज इक्वल टू हो जाएगा √64 8 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और टी की वैल्यू रख दीजिए। तो 8
इंटू टी मार्टियन इज इक्वल टू हो जाए मरकरी, 8 इंटू टी मरकरी इज इक्वल टू हो जाएगा टी मार्टियन, और मार्टियन ईयर दिया गया है 687 के इक्वल है, टू टी मरकरी इज इक्वल टू हो जाएगा टी मार्टियन अपॉन 8, बस वैल्यू रख दीजिए तो हमें पता लग जाएगा टी मरकरी इज इक्वल टू, सॉरी मरकरी है, टी मरकरी इज इक्वल टू हो जाएगा 687 और अपॉन 8, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है 86 के इक्वल आएगा, 85 पॉइंट समथिंग आएगा और उसको हम राउंड अप करेंगे तो 86 अर्थ डेज आ जाएगा, अर्थ डेज। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इस तरह से। आगे बढ़ते हैं और देखिए ये भी क्वेश्चन 2025 लास्ट ईयर का है। क्या है? द सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर वंस इन 27 days. What will be the period of revolution if the sun were to expand twice its present radius without any external influence? Assume the sun to be a sphere of uniform density. देखा जाए तो ये क्वेश्चन कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कि हमें मालूम है कि इन द absence of any external torque the angular momentum of the system remains conserved constant। मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू होता है I2 ओमेगा 2, है ना। अब हम इसको टाइम पीरियड के टर्म्स में ओमेगा को लिख सकते हैं, I1 इंटू 2 पाई अपॉन T1 इज इक्वल टू I2 इंटू 2 पाई अपॉन T2, तो 2 पाई कैंसिल हो गया, तो I1 अपॉन T1 इज इक्वल टू हो गया I2 अपॉन T2। अब यहां पर बताया गया है कि सन रोटेट अबाउट इट्स सेंटर वंस इन 27 days, यानी T1 हमें दिया गया है। अच्छा, व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, T2 हमें पता करना है। और जब क्या हो कि इफ द सन वेर एक्सपेंड टू ट्वाइस इट्स प्रेजेंट रेडियस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगी, जब उसकी रेडियस डबल हो जाएगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो I1 इंटू T2 इज इक्वल टू हो जाएगा I2 इंटू T1। हमें T2 पता करना है, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा I2 इंटू T1, ये T1 करना है यहाँ पर हमें, T1 अपान ये जो है I1 नीचे चला जाएगा। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर की मालूम होनी चाहिए, जो कि I इज इक्वल टू होता है 2/5 या r स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू रख दें, एक मतलब I1 क्या होगा, I1 तो रेडियस r से लेंगे और फिर जो I2 लेंगे वो चेंज रेडियस के साथ ले लेंगे, है ना। तो ये T2 इस तरह से निकाल लेंगे, तो I1 की वैल्यू तो यही रहेगी, I2 इज इक्वल टू हो जाएगी 2/5 m और 2r का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/5 m इंटू 4r स्क्वायर। ये वैल्यू जो है हमारी I2 की होगी, इसको हम यहाँ पर रखेंगे, तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/5 m इंटू 4r स्क्वायर इंटू T1 कितना है 27 डेज है, अपान I1 2/5 m r स्क्वायर, तो 2/5 कैंसिल आउट, मास कैंसिल आउट, स्क्वायर, तो 27 इंटू 4 इंटू 27 करेंगे तो आ जाएगा 108 डेज। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चन था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि लास्ट ईयर का ही है, 2025 का ही क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। ए बॉडी वेट्स 48 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द अर्थ एट हाइट इक्वल टू 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द इट्स सरफेस। सरफेस से r/3 हाइट पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, मतलब कितना इसका वेट होगा इस बॉडी का r/3 हाइट पर, है ना।
तो लिखा ना एट द हाइट इक्वल टू 1/3 ऑफ h की वैल्यू दी गई है यहाँ पर r/3। ठीक है, तो फार्मूला हमें मालूम है g इज इक्वल टू होता है gm/r²। तो g डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h हाइट पर, तो gm/r प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो g डैश अपॉन g डिवाइड कर दें तो ये हो जाता है r/r प्लस h का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाता है ना। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं h की और g को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा r/r प्लस r/3। तो g डैश इज इक्वल टू हो गया g इंटू r अपॉन, ये देखिएगा ये स्क्वायर भी है तो 3 और ये 4r/3 हो जाएगा, 4r/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें तो r से r तो कट जाएगा, g डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा और 9 हो जाएगा और 9/16 g हो जाएगा, 9/16। तो अब हमें वेट पता करना है तो मास से मल्टीप्लाई कर लें, तो g डैश को हमने मास से मल्टीप्लाई किया, mg डैश इज इक्वल टू हो जाएगा mg इंटू 9/16। mg की वैल्यू दी गई है 48 है, 48 इंटू 9/16 है ना, 16 3 जा, ये 27 न्यूटन आ जाएगा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या कहें वेट की वैल्यू उस बॉडी की जो कि अर्थ के सरफेस से r/3 हाइट पर रखी हुई है। तो ये वेट की वैल्यू आ गई या कहें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वैल्यू आ गई है। इस तरह से हमने इस चैप्टर के यानी ग्रेविटेशनल चैप्टर के 2018 से लगा करके 2025 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ।